आज के इस वीडियो में मैं 4-5 सेटअप के बारे में बात करूंगा जो अभी मेरे वॉच लिस्ट में है और मैं उसकी फंडामेंटल ट्रिगर की भी स्टडी कर रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है प्ले आउट, क्या पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज हो सकता है बिजनेस में जिसके कारण उसके अर्निंग्स में जंप आए। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि आप किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेंगे। जो भी सेटअप्स के बारे में बात करूंगा, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली कंपनी जो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे समझेंगे, जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड। ठीक है, अब देखो ये क्या है। आप देखोगे यहाँ पे लगभग बहुत स्ट्रॉन्ग बेस में था, मतलब काफ़ी लॉन्ग बेस से बना हुआ था ये। दिसंबर 25 से लेके फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ जून में, मतलब जून के आसपास, मतलब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए होंगे। ठीक है, मार्च क्वार्टर के आसपास रिजल्ट आए होंगे या कोई न्यूज़ आई होगी कि अर्निंग्स जो एंटिसिपेशन वो इम्प्रूव हुआ होगा। ऑब्वियस है, थोड़ा सा मार्च के रिजल्ट देख लेते हैं हम। मार्च के आसपास देखो, ये कंपनी तो बेसिकली जो है मैं आपको बता दूं अभी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आके देखेंगे कि स्टॉक का पी ही नहीं दिख रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 19 के आसपास, ईवी टू एबिटा बहुत ज़्यादा है और अर्निंग्स मतलब नेगेटिव है, इसीलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिख रहा है। तो अब आप हम यही गलती करते हैं, हम हाइंडसाइट में देखते हैं कि भाई कंपनी का पी बहुत हाई है और या तो फिर बहुत नेगेटिव वेगेटिव है। तो ये सब हम मतलब डाटा के परसेप्शन में हम जो अपने आप को बांध लेते हैं ना एक सर्किल में कि 20 से 30 की पी है, उससे ज़्यादा रहेगी तो मैं नहीं दूंगा, उससे कम रहेगी तो मेरे लिए वैल्यूएबल है। तो ये सब अब अपने मतलब बैरियर्स मत रखो। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, पैसा स्टॉक मार्केट में वही बनता है जहां अर्निंग एंटिसिपेशन हो या अर्निंग इंप्रूव होने वाली हो। ठीक है, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होना चाहिए, बार बार मैं बोलता हूँ। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाना चाहिए आपके। तो देखो, जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड में क्या हो रहा है, यहाँ पे जून के आसपास आप देखोगे हैवी प्राइस वॉल्यूम एक्शन, मतलब इतना अच्छा इतना हाई वॉल्यूम्स में जो जंप है, मतलब ऐसे कोई छोटा मोटे तो कोई रिटेलर्स के पास है नहीं कि 200-400-500 को 1000 करोड़ रखा है और वो आगे इसके मतलब वॉल्यूम्स को इतना अपनी छाप छोड़ जाएंगे, ऐसा कोई रिटेलर नहीं है। तो कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्टिव है। प्राइस एक्शन भी देखने को मिला। उसके बाद इस मार्केट कंडीशन में भी 2-3 महीने से आप देख रहे हो क्या सिचुएशन चल रही है। तो इसने फॉल रेजिस्ट किया है, अपनी जगह पे बना हुआ, यहाँ पे लॉन्ग बेस बनाया, फिर हाई वॉल्यूम के साथ लो वॉल्यूम्स के साथ गिरावट हुई यहाँ पे। वापस ये देखो अपने बेस पे बना हुआ था रिसेंटली, विद इन 1 to 2 3 डेज में ही, मतलब आप देखो ये जब ये बेस में बना हुआ था और जो भी फॉल आया 2-3 दिन में ही कवर कर लिया। ठीक है, और ऐसा कोई ऐसा मेजर फॉल भी नहीं था, मतलब लो वॉल्यूम्स फॉल था। तो भाई देखो, चार्ट पैटर्न तो हमको बता रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है बिजनेस में। अब थोड़ा सा फंडामेंटल की ओर देखें, कंपनी क्या करती है, इसका क्या है बिजनेस। देखो, जोटा हेल्थ केयर जो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है, दवा इंडिया के नाम से इसके स्टोर्स हैं। स्टोर में भारी एक्सपेंशन चल रहा है। दो मतलब 1700 के आसपास स्टोर थे 31 मार्च 2025, जो ये 3000 मतलब अप्रॉक्स 1000 स्टोर्स और ओपन करने जा रहा है इस ईयर FY26 में। और इसका जो कॉम्पिटिटिव मोड है थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में, मैं लेके चलता हूँ आपको। एआई से समरी मैंने निकाली थी। हाँ, बिजनेस वर्टिकल देखो, जोटा के पास जो आता है दवा इंडिया के नाम से रिटेल जेनरिक फार्मेसी चेन है। जेनरिक मतलब क्या है, जो ये दवाइयाँ प्रोवाइड करती है वो 60 to 90% ब्रांडेड जो दवाइयाँ हैं उससे कम कॉस्ट में मिलती हैं। उसके बाद ये डोमेस्टिक ऑपरेशंस, मतलब 15% जो रेवेन्यू है इसको आता है। जैसे इसका क्या है, सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, फंडा है। ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेस करता है, अपनी ब्रांड के अंदर उस दवाइयाँ सेल करता है। ठीक है, तो बीच के जो भी है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंटरमीडिएटरी को सबको ख़त्म करके वो जो कॉस्ट बच रहा है वो पास ऑन करता है किसको, कस्टमर को। ठीक है भाई, D2C वाला, डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला आखिर चेन सब जगह चल रही है। ई कॉमर्स में भी यही हो रहा है, हर मैन्युफैक्चरर और ये आजकल डायरेक्ट सेल कर रहा है। बीच के इंटरमीडिएटर
इंटरमीडिएट्स को काट के, ठीक है। तो इसका भी वही रिवेन्यू मॉडल है। और दूसरा सबसे अच्छा क्या है इस बिज़नेस में, एक दो चीज़ें, बहुत अच्छी बिज़नेस है, बहुत एसेट लाइट मॉडल है। रिवेन्यू 2 लाख रुपए के आसपास ही इसको रिवेन्यू आता है पर मंथ का, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। और एक क्या है, ये क्रोनिक डिजीजेज में ज़्यादा फोकस करता है, क्रोनिक एलिमेंट्स में, ठीक है। देखो दो टाइप की बीमारी होती है, डिजीजेज होती है। एक तो जो नॉर्मल, जैसे भाई सर्दी खांसी बुखार हुआ, दवाई लिए आप ठीक हो है। दूसरा जो है क्रोनिक डिजीजेस, मतलब जैसे अगर किसी को डायबिटिक है या हार्ट के कोई प्रॉब्लम है या फिर थायराइड है, ठीक है। तो उसमें रेगुलर हमको दवाई लेनी पड़ती है। क्रोनिक डिजीजेस में हम मतलब डे टू डे बेसिस पे हमको दवाइयाँ खानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या था, कंपनी इज फोकस्ड ऑन क्रोनिक डिजीज एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या है, इसका जो जो मैंने मेन फंडामेंटल ट्रिगर जो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ, ये बहुत एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन कर रही है, और कोको मॉडल से और फोफो मॉडल से, ठीक है। कोको और फोफो मॉडल से मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल से, और फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल से, ठीक है। अब यहाँ पे इसने जो FY 26 में जो टारगेट किया है, 800 स्टोर के आसपास ये टारगेट कर रहा है। और 200 स्टोर फोफो मॉडल, 800 कोको मॉडल में और 200 फोफो मॉडल में, ठीक है। तो इसका देखो स्टोर एक्सपेंशन नेटवर्क जो है रीच्ड 1700 के आसपास, मतलब Q1 FY 26 में। और Q1 ओनली में 163 स्टोर्स ओपन किए हैं, मतलब कोई मजाक बात नहीं, इतना तेज़ी से एक्सपेंशन करना। अब जो है, जो इसका मेन जो आप देखो कि कॉम्पिटिटिव मोड जो है, इसका एवरेज मंथली रिवेन्यू जो है, मतलब 75-76 थाउजेंड से लगभग 2.25 लाख के आसपास हर 8 से 10 महीने में ही अचीव हो जाता है। मतलब 8 से 12 महीने के बीच में ही ये ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाता है हर स्टोर को लेके। स्टार्टिंग में उसकी रेवेन्यू अगर 76,000 है, और उसके जो पर मंथ के जो खर्चे हैं, मतलब 1.25 लाख के आसपास, वो कवर हो जाते हैं 10-12 महीने में ही, ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे, और इसके जो स्टोर्स हैं वो लगभग वही देखो, ये बता रहा है मैच्योरिटिंग स्टोर, फर्स्ट ईयर में 2 लाख, फिर सेकेंड ईयर में 3 लाख, ईयर 4 में 4.4 लाख के आसपास। तो इसका ये है कि अभी जो इन्होंने रैपिड तरीके से जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, डाटा भी हमको दिख रहा है, बता रहा है। देखो स्क्रीनर पे हम देखेंगे, हम क्या डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई नेगेटिव है, प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही नहीं। हम फ्यूचर को देखना भूल जाते हैं, हमेशा हम हाइंडसाइट में रहते हैं, पास्ट पे बने रहते हैं, इसीलिए हम स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाते हैं। मुद्दा यही है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है यहाँ पे जो है, नेगेटिव नेगेटिव से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए हैं, है ना। अब आप रिसेंटली देखोगे, मैं इसको ईयर ईयर ऑन का डाटा आपको दिखाता हूँ। देखो कुछ ना कुछ भारी चल रहा है बिजनेस में। इसके एम्प्लॉय कॉस्ट 30% पहुंच गया, जो 7-8%, 10% रहते थे। 139 करोड़ का सेल्स रहती थी, सेल्स डबल हो गई है मार्च में, इस 25 में भी, 2025 में भी। उसके बाद भी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई। क्यों? क्योंकि और बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं, पूरा पैसा जितना मतलब ये आ रहा है रेवेन्यू से, उससे एक्स्ट्रा ही अपने बिजनेस में डाल रहे हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट आप देखो 30%, मतलब कुछ ना कुछ भारी कैपेक्स हुआ है, नंबर ऑफ स्टोर्स खुले हैं, ठीक है। तो इसके फिक्स्ड एसेट्स बढ़े होंगे, देखो मैं बिना देखे बता रहा हूँ। उसके फिक्स्ड एसेट 3 टाइम हो गए, 62 करोड़ से 185 करोड़, ठीक है। CWIP भी अभी चल रहा है, मतलब वो तो छोड़ दो, पार्ट फिक्स एसेट्स ही आप देख लो, 3 टाइम्स हो चुके हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो है। फिर कैश फ्लोज भी हम देखेंगे, कैश फ्लोज भी भारी भारी, ये देख के ही डर जाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं और हम ये सब देखते हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव ये वो होना चाहिए। उसमें जो मेन पार्ट है, देखो ठीक है आप सब देखो, सब चीज़ है, लेकिन आप फ्यूचर को जो एंटिसिपेशन है, जो अर्निंग्स आने वाली है, उसको मत बोलो। मेन ये है मुद्दा मेरा कहने का, ठीक है। तो यहाँ पे कैश फ्लोज जो हैं नेगेटिव में, ऑब्वियस इन्वेंट्री ही 52 करोड़ की, लास्ट ईयर 12 करोड़ की, 52 करोड़ की इन्वेंट्री, तो कहाँ से कैश फ्लो पॉजिटिव होगा? इतना रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है तो बिजनेस में। भाई अगर हमको डर लगता है सब नंबर्स नेगेटिव ये हैं, तो भाई आप अपना स्टॉप लॉस टाइट रखो, रिस्क मैनेजमेंट करके रखो। जैसे आपने फॉर एग्जांपल, कुछ मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पे आपने कुछ बाय किया, 5-6% का लगभग स्टॉप लॉस था, तो 100 डिवाइडेड बाय 6, तो चलो 8% भी ले लेते हैं, तो
12.5% के आसपास पोजीशन साइज आ रही है आपकी, उसमें भी सिर्फ आप अगर आपको स्टॉप हिट होगा तो 1% ही आप कैपिटल अपना लूज़ करोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट को सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, थोड़ा सा बैठ के ध्यान से आप कैलकुलेशन करोगे तो समझ में आएगा आपको। तो फ्रेंड्स ये था जोटा के बारे में हमने बात की कि क्या क्या ट्रिगर प्ले आउट हो सकते हैं। तो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है स्टोर्स का, ठीक है, और ब्रेक इवन बहुत अच्छा एसेट लाइट बिजनेस है, बहुत जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाता है। और कोको स्टोर्स में 60% की ग्रॉस मार्जिनस हैं, मतलब इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है, 60% की ग्रॉस मार्जिन। क्रोनिक डिजीजेज में मैचुरेशन कर्व भी बहुत कम है, ठीक है, 10 मंथ में ही लगभग 8 to 12 मंथ में मैच्योर हो जाता है स्टोर, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में फिर पॉजिटिव कैश फ्लो, पॉजिटिव अर्निंग्स आ जाती है। तो ये सब है, मतलब ये चल रहा है, इसीलिए भाई हमको प्राइस एक्शन पे भी वो दिख रहा है हमको चार्ट पे भी। अब हो गया फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो एक अब क्या है, देखो ऑटो सेक्टर की जो एक कंपनी के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ऑटो नंबर्स को आप देखोगे, चाहे आयशर मोटर, चाहे टीवीएस, चाहे टाटा, आप सब इस मंथ का आप थोड़ा सा आपके लिए वर्क है, होमवर्क है कि आप सितंबर मंथ का निकालें डाटा और कमेंट में डालें या जैसे भी आप शेयर करें मेरे सीडीएम में। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स आई है व्हीकल्स की, ठीक है, टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर जो भी है, पैसेंजर व्हीकल्स की। तो क्या है, ऑटो सेक्टर में बूम है तो उसके प्रॉक्सी जाके खोजें। हमारा नियम तो यही बोलता है भाई, गोल्ड रश है तो जाके वहाँ पे उसके औजार कौन बेच रहा है, उसके इक्विपमेंट्स कौन बेच रहा है, हम उसको पकड़ें, ठीक है। तो यहाँ पे बेल राइज इंडस्ट्रीज़ एक कंपनी है, बेल राइज इंडस्ट्रीज़ में देखोगे फ्रेंड्स आप जाओगे तो एक बार पहले भी हमने बात की है, ठीक है, इसका चार्ट देखो आप, ये मतलब तरह तरह के लोग ट्विटर में बात करेंगे, कप एंड हैंडल मॉडल बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। मैं बोलता हूँ सब भूल जाओ, सिंपल सा है फंडा। राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन देखो, लॉन्ग बेस देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम में है ना, और रेजिस्ट कर रहा है इस मार्केट में, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसको होल्ड किए हुए हैं, सीधा हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। बेलराइज इंडस्ट्री ये हो गया। प्राइस एक्शन देखोगे, राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन है, मतलब 8 to 10% के अंदर है ये, 4 to 5 6% के आसपास है। इसके बाद बिजनेस क्या करता है, क्या चल रहा है, इसके बारे में हमने एक बार और बात कर चुकी है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ शॉर्ट में एक बार। ऑटोमेटिव ऑटो एंसिलरी है, ठीक है, डेट मेक्स मनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम मेटल कंपोनेंट टू व्हीकल मैन्युफैक्चरर। जो कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, देखो यहाँ पे देखिए, हम जाके थोड़ा सा क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, चेसिस सिस्टम, शॉक एब्जॉर्वर, ठीक है, और अलग अलग स्टीयरिंग कॉलम, जो स्टील के मेटल के जो भी पार्ट्स हैं, बहुत तरह तरह के, फुट रेस्ट, मेन स्टैंड, ब्रेक पेडल, है ना, तो ये सब बनाती है और मार्केट लीडर है कंपनी। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लार्जेस्ट प्लेयर है इन इंडियन टू व्हीलर विद 24% का मार्केट शेयर है, जो ये प्रोडक्ट सेल करती है, मतलब मेटल स्टील वगैरह के जो भी चेसिस की, प्रिसीशन शीट मेटल कंपनी विद 90% रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम इस सेगमेंट से। अब क्या है, इसके जो ट्रिगर्स हैं मैं दिखा देता हूँ। देखो इन्होंने कई बार तो जो ओपन चिट्ठा है, मतलब वो कंपनी ही दे देती है क्या क्या ट्रिगर प्ले आउट हो सकते हैं, फंडामेंटल कैटलिस्ट क्या क्या प्ले आउट हो रहे हैं बिजनेस में। अब देखोगे आपका टू व्हीलर सेगमेंट में तो बढ़ रहा है इसका बिल्डिंग पोर्टफोलियो, प्रोप्राइटरी प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जा रही है। फोर व्हीलर कमर्शियल व्हीकल में नहीं थी उतना ज़्यादा, अब ये एंटर कर रही है उसमें भी, और ट्रांजिशनिंग फ्रॉम टायर 1 सप्लायर टू टायर 0.0, मतलब 0.5 सप्लायर, मतलब एक छोटा छोटा कंपोनेंट, ब्रेक शू और ये वो जैसे मैंने दिखाया आपको, उसको उसके बदले अब ये क्या कर रही है कि सीधा सीधा ये कंपोनेंट सप्लाई करेगी, इंडिविजुअल वो ना करके, मतलब सीधा एक सिस्टम सप्लाई करेगी। जैसे मेन स्टैंड है, ये है, चेसिस है, तो सबका एक जो भी एक सिस्टम बनता है एक साथ, जैसे शॉक एब्जॉर्वर है, फ्रंट शॉक एब्जॉर्वर, बैक एब्जॉर्वर, उसके बदले अब ये सीधे दोनों मिला के सिस्टम सेल आउट कर देगी, उसमें स्प्रिंग भी आ जाएगी, शॉक एब्जॉर्बर सब आ जाएगा, तो ये एज ए सिस्टम वो कर रही है। और जिसके तहत इसका जो कंटेंट पर व्हीकल है वो बढ़ने वाला है। मेन फंडामेंटल ट्रिगर हमको यही देखना, देखो कंटेंट पर व्हीकल इसका जो है 12,000 से 17,000 के आसपास होने वाला है ना फ्रेंड्स। तो रेवेन्यू में 1.5 टाइम्स तो ऐसे ही हो जाएगा अगर, मतलब ये देखने को मिला। तो अब क्या है, हम क्या है बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में अगर डूब जाते हैं ना, तो हम मेन जो चीज़ है ना, मतलब लोग मेरे से आके बोलते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढे, क्या क्या देखें, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, हम
आपको ये देखना है कि आप रेडी हो डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अगर हमको मेन जो फोकस है रिवेन्यू और अर्निंग्स में ग्रोथ आनी चाहिए। हम इतने सारे एनालिसिस पैरालिसिस कर लेते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो अगर आप रेडी हो डिसीजन लेने के तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप इसका भी मैंने शॉर्ट में कवर कर दिया, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ सेटअप्स और देख लेते हैं, है ना। अब देखो बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में भी, ये भी ऑटो ऑटो एंसेलरीज है, प्रॉक्सी प्ले हो रहा है ऑटो इंडस्ट्री में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग बेस तोड़ा इसने हाई वॉल्यूम्स के साथ, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, नहीं तो इतनी वॉल्यूम्स हमको नहीं दिखेगी मैं चार्ट में। फिर ये बना हुआ है टाइट कंसोलिडेशन, अगर किसी दिन अच्छा खासा हाई वॉल्यूम्स आता है, इसका पिवट पॉइंट टूटता है, तो सोचने का क्या है, मतलब इसमें और क्या, मतलब हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो बैंको प्रोडक्ट्स के बारे में भी देखो, ये काम करती है कूलिंग सिस्टम वगैरह में, ठीक है। ये भी अपने आप में मतलब इंडस्ट्री लीडर है इंडिया में इलेक्ट्रिकल पोजीशनिंग, मतलब ये जो है, जो इसका जो मेन कैटलिस्ट है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कूलिंग सिस्टम मार्केट में प्ले करेगा, वहाँ पे टारगेट कर रही है, जिसके कारण इसके मतलब हमको चार्ट स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज पॉसिबल है। और प्लस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की, टेलविंड्स हैं, ये सबको देख के मतलब, और इसका जो मोट है देखो, 15% मार्केट शेयर इन इंडियाज़ रेडिएटर मार्केट एज अ टायर 1 सप्लायर टू मेजर OEMs। तो यही है फ्रेंड्स, मतलब सिंपल चीज़ें हम ध्यान रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। देखो बैंको लिमिटेड की भी बारे हमने बात की, अब दूसरा जो है फाइनेंस कंपनी है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है फ्रेंड्स। देखो फाइनेंस में आप देखो, जैसे हमने बात की थी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में भी, इसका लोन बुक चेंज हो रहा है गोल्ड की ओर। देखो गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, तो सब लोग गोल्ड लेके फाइनेंस कराना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को लिए, चाहे अपने घर के और कोई काम के लिए, ठीक है। तो गोल्ड लोन वाली कंपनियां, मुथूट फाइनेंस हो गया, मनापुरम हो गया, फेड बैंक, मतलब ये सब में आप दिख ही रहा है अपने को सेक्टर रोटेशन। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में गोल्ड गोल्ड लोन बुक जो है, ये पुराने वीडियोस में हमने कवर किया है कि चेंज हो रहा है इसका लोन बुक का जो है साइकिल, और हाई अच्छा खासा टाइट कंसोलिडेशन बना हुआ है, ठीक है। पिवट पॉइंट हमको यहाँ पे दिख रहा है, पिवटल पॉइंट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये भी रडार में है मेरे, इसका भी कैटलिस्ट वही है, सिंपल पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होगा, गोल्ड लोन बुक इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब जो मार्जिन है, मार्जिन इंप्रूव होगी तो ऑब्वियस है प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी तो हम जैसे इन्वेस्टर वहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इसके बारे में थोड़ा बात करें। ये जो है अपने इसने पुराने देखो माइक्रो फाइनेंस वाली साइकिल बहुत समय से डाउन साइकिल की ओर थी, ठीक है। ये डाउन साइकिल में थी, इसने इसने लगभग जो लास्ट ईयर मई जून का था वो बेस को तोड़ा है, यहाँ पे आया है। अब हमें नहीं लगता देख के चार्ट स्ट्रक्चर के पुराने कोई ओवरहेड सप्लाई और यहाँ होनी चाहिए अभी, ठीक है। और ये दो ही कंपनियां हैं माइक्रो फाइनेंस, एक अरमान फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जो अच्छी खासी ट्रैक रिकॉर्ड है जिनका पास्ट में। अब देखो यहाँ पे ये इसको अब बोलेंगे हम VCP, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, ये सब आप कंफ्यूज मत करो अपने ब्रेन को। सिर्फ देखो राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन है, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम में आ गया है, और टाइट पिवटल पॉइंट बन रहा है ना फ्रेंड्स। तो ये टाइट पिवटल पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 6 से 8% का। आप रडार में रखो, वॉच लिस्ट में रखो, देखो क्या बोल रही है कंपनी की मैनेजमेंट, क्या चल रहा है बिजनेस में, ठीक है। और आगे क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव, क्या है एंटिसिपेशन, क्या है अर्निंग्स की, कौन कॉल्स की थोड़ा समरी देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे निकाला था, बट मैं डिटेल में नहीं बात करूँगा। ये होमवर्क है कि आप देखेंगे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की मैनेजमेंट ने रिसेंट में क्या बोला था, और ट्रैक करते रहेंगे कंपनी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ सेटअप्स, कुछ बिजनेस, आई होप क्लियर है फंडा। फ्रेंड्स इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ भी हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।